पेंडेमिक एरा के इस कार्यक्रम में मुझे तो आदित्य शुक्ला जी ने बताया कि ये कार्यक्रम इसमें है, चलना है। मंच पे बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सीएसआर का एक बड़ा डेवलपमेंट में बड़ा योगदान हमेशा रहा है और उससे बहुत सी चीज़ें लोगों को फ़ायदा भी उससे मिलता है। जिन लोगों को सीएसआर मिलता है या दिया जाता है, चाहे हॉस्पिटल में हो या एनजीओ को देना हो या किसी और कामों में लगाने का मामला हो, लेकिन ये जो कोरोना के पीरियड इस पीरियड में आया, उसमें ज़्यादातर सीएसआर जो है वो सरकार में चला गया। हम लोग भी सांसद हैं, तो 2 साल का जो क्षेत्र में विकास निधि, सांसद निधि मिलती थी, वो भी कोरोना की वजह से रोकी गई। कोरोना से निपटने के लिए अलग अलग स्टेट में विधायकों की भी निधि इसी तरह रोकी गई। इसी तरह सीएसआर का फंड भी रोका गया या सरकार में देने का हुआ। अब इसको डेवलपमेंट के काम में मैं आपको बता दूं कि बहुत से सीएसआर के बारे में आम जनता में इसको पता नहीं है। जनसाधारण में अगर आप चले जाएंगे और लोगों को अगर बताएंगे कि कुछ कंपनियां जो हैं जो अपने प्रॉफिट का कुछ % जो है सीएसआर में खर्च करती हैं, डेवलपमेंट में करती हैं, तो अगर मलिन बस्ती में चले जाइए या गाँव में चले जाइए तो उनको ये बात पता ही नहीं है। असलियत यही है। जबकि इसमें विकास के काम में एक बड़ा इससे सहयोग मिलता है, बहुत सी चीज़ों में सहयोग मिलता है। और जो जागरूकता अभियान में भी एनजीओ वगैरह काम करते हैं, उस पे भी बड़ा काम मिलता है। सीएसआर फिर से शुरू हो, लोगों को मिले, ये बात बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सी चीज़ें इस पीरियड में ऐसी आई कि ये जब कोरोना काल का शुरू हुआ तो हम लोगों ने देखा कि तमाम मज़दूर लेवल का आदमी या वो लोग जिनके यहाँ वास्तव में महीनों महीनों भर खाने का रहता था, और मिडिल क्लास के लोग भी ऐसी स्थिति में आ गए कि उनके यहाँ कभी कभी ऐसा बन गया कि लग रहा उनको पास खाने का नहीं है, ऐसी स्थिति बन गई। तो ऐसी पीरियड में हम लोगों ने या दूसरे लोगों ने या संस्थाओं ने, जो भी रहे, आसपास पड़ोस के लोगों ने इसमें मदद करने का काम किया और ठीक ठाक तरीके से मदद लोगों की। कहीं कहीं तो मुझे ये भी देखने में मिला कि लोग घर में खाने के लिए 1 दिन का है या 2 दिन का है, तो बगल वाले के नहीं है तो बांट देने का काम किया। और ऐसे में लोग इस बात का इंतज़ार भी बहुत करते रहे। तो सरकार ने इसके लिए शुरू किया, बहुत से काम शुरू किए, जैसे कि लोगों को राशन फ्री कर दिया। अभी गरीब कल्याण योजना के तहत जैसे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिलेगा। हालांकि पूरे देश में लोगों को 80% लोगों को पहले से ही 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, 1 यूनिट पे 5 किलो मिलता है। तो एक बड़ा काम तो सरकार का है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि उन सब चीज़ों के अलावा, जैसे कि मान लिया आयुष्मान भारत योजना है, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज है। ग्रामीण क्षेत्र में मैं आपको बताऊं, चूँकि मैं तो रूरल एरिया का रहने वाला हूं, और मात्र 8 घंटे बिजली मिलती थी। सरकार ने एक बड़ा काम किया है कि सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में कनेक्शन दे करके 18 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र में भी देना शुरू किया। बहुत सी चीज़ें, शौचालय है, लोगों के आवास नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री जी ने जो मेक इन इंडिया का नारा दिया और जिससे आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की, जिसमें उन्होंने टाइम बाउंड कार्यक्रम तय किया कि
जब आज़ादी के 75 साल 15 अगस्त 2022 को पूरे होंगे तो हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको घर दे देने का काम करेंगे। अब इसमें सीएसआर का बड़ा योगदान हो सकता है। जैसे कि कुछ बिल्डर्स हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें से 12% बिल्डिंग मकान उनको बनाने हैं जो गरीबों के पास नहीं है मकान, उनको देने के लिए बनाने हैं। उसके अलावा फिर जो प्रॉफिट आता है वो उसमें योगदान करें, सीएसआर में योगदान करें। तो आप देखेंगे कि अभी हम तो जिस डिपार्टमेंट में हैं बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता थी। मैं डिपार्टमेंट पर आया तो मुझे बहुत सी चीज़ें मुझे भी पता चली कि नहीं, एक हमारे यहाँ एक योजना इस तरह की भी है कि हम बिल्डर्स जो है लोगों को मकान बनाते हैं, ज़मीन ले लेते हैं, सरकारी या प्राइवेट में बना देते हैं, तो जो मज़दूर, जो प्रवासी मज़दूर होते हैं उन लोगों को 25 साल तक किराए पर देते हैं। 8% 2 साल में उनमें किराया बढ़ाते हैं और 25% से ज़्यादा वो 25 साल में नहीं बढ़ा सकते, तो ऐसे वो रहने का करते हैं। तो इसमें जो सीएसआर के द्वारा बहुत से काम होते हैं। मैंने देखा बहुत से फंड लोगों ने सीएसआर में खर्च किए हैं मद्य निषेध में। मद्य निषेध में बहुत पैसा लोगों को सीएसआर के द्वारा मिला, खर्च करते हैं। तो वो खर्च किस लेवल पे कर रहे हैं, यहाँ कोई इस तरह का हो तो बुरा मत मानिएगा। मैं एमएलए था उत्तर प्रदेश में और मैं स्टेट लेबर मिनिस्टर भी था। एक कार्यक्रम मुझे एक एनजीओ वाले बुला ले गए। मैं जब गया वहाँ तो मेरे साथ 7-8 लोग थे, और जब मैं गया तो मेरे साथ जो 7-8 लोग थे वो थे और उनके कार्यक्रम में 5 लोग थे। अब वो मुझसे कहने लगे इसमें बोलो। मैंने कहा मैं बोलूं क्या, ये तो बताओ। ये मेरे साथ के तो 7-8 लोग हैं, तुम्हारे 5 लोग हैं। अब इसमें मैं क्या लोगों को बताऊं भाई, जिनके बारे में बोलना है वो लोग तो हैं नहीं। कुछ लोग इस तरह का भी काम करते हैं। इसलिए सीएसआर उन लोगों को ही मिलना चाहिए जो ग्राउंड पे काम करते हैं। जो ग्राउंड पे काम नहीं करते हैं, और केवल कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना रजिस्टर्ड करा करके और काम ले करके और एक फॉर्मेलिटी अदा करके फ़ोटो खिंचा करके और उसका अपने निजी हित में यूज़ करते हैं, उसको में भी ध्यान में रखना है। मैं कुछ चीज़ें अगर बताऊं आपको तो बड़ी अजीबोगरीब बात लगेगी, लेकिन सच बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आप भदोही वगैरह बनारस के ज़िले में उधर चले जाते, छोटे छोटे बच्चे काम करते थे, लेकिन चाइल्ड लेबर के हिसाब से तो वो गलत था। लेकिन वहाँ पे जो लोग काम करते थे वो एनजीओज़ ने उन लोगों को काम बंद कराया, तो कारपेट का काम बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ ख़त्म हुआ। जो बाहर जाता था काम वो ख़त्म हुआ। वो आप सोच रहे होंगे कहाँ सीएसआर और कहाँ की बात कहाँ कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताना इसलिए ज़रूरी है कि मैं इसको समझाना चाहता हूँ। मैं उस समय, आप पूरे देश में आप देखिए चाइल्ड लेबर के नाम पर भी सीएसआर फंड जाता है, लेकिन क्या चाइल्ड लेबर ख़त्म हुआ? ख़त्म क्यों नहीं हुआ, और ख़त्म भी नहीं हो सकता। क्योंकि जिनके माँ नहीं है, बाप नहीं है। अभी इस कोरोना में एक प्रयागराज में माँ बाप दोनों मर गए, 2 लड़के 1 लड़कियाँ, 2 लड़कियाँ 1 लड़का। अभी कल मेरे पास एक लड़का आया और उसने बताया कि मैंने उनको पढ़ाने के लिए शुरू किया है, और अब एक संस्था उसने बनाई और उसके द्वारा अभी कहीं से कोई पैसा नहीं ले रहा, मगर उस संस्था के द्वारा 350 बच्चे, ऐसे लोग जिनके माँ बाप हैं नहीं या हैं तो बहुत गरीब है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, वो फ्री में एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर उसका फंड मिलता है तो हमारे देश को बनाने में उसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि होटल पे काम करने वाले बच्चे 18-18 घंटे काम करते हैं, कोई प्यार से उनसे नहीं बोलता। वो 18 घंटे काम कर क्यों रहा है? इसलिए कि उसके घर में खाने के लिए नहीं, माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं, या तो माँ है नहीं या बाप नहीं है, या माँ है तो इतना पैसा नहीं है कि वो अपना जीविका चला सके और स्कूल जा सके। अब ऐसी स्थिति में वो बच्चा 18-18 घंटे काम करता है होटल पर, सफाई भी करता है, उससे कोई प्यार से एक शब्द नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता प्यार से शब्द।
दुकानदार वो उसको अबे तबे करके गाली देकर बात करता है, और जो कस्टमर जाता है वो भी नौकर समझ करके उससे उसी तरह बिहेव करता है। प्यार की भाषा उन्होंने कभी सुना नहीं। और वो बच्चे जब टैक्सी पर, गाड़ियों पर जब वो देखते हैं कि बच्चे बस्ता लादे हुए और स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, उनके दिल में ये भाव इस तरह का आता कि मेरे भी माँ बाप होते तो मैं इस तरह की प्रताड़ना नहीं झेलता। ये फंड CSR का ऐसे लोगों पे खर्च होगा तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छा होगा। और इसके लिए मैंने उस समय यूपी गवर्नमेंट में मैंने एक प्रपोजल दिया कि कैसे जो है चाइल्ड लेबर ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको सुधारा जा सकता है। और उसके लिए मैंने एक प्रपोजल दिया कि ऐसे बच्चे जो कानून बना हुआ है कि अगर 18 साल से कम का बच्चा, कहीं 14 साल से कम का बच्चा काम करते मिलेगा तो उस मालिक के ऊपर मुकदमा हो जाएगा और लड़के से काम छुड़ा दिया जाएगा। अब जरा इस कानून पे गौर करो। हम हैं सरकार में, लेकिन हमें बताना है कि वो उसके तहत वो बच्चा को काम नहीं कर सकता क्योंकि वो नाबालिग है। मालिक के ऊपर जुर्माना हो जाएगा। उस बच्चे का पेट कैसे चलेगा, उसका परिवार का पेट कैसे चलेगा। तो मैंने एक प्रपोजल दिया यूपी गवर्नमेंट में, जहाँ जिसकी वजह से मेरा थोड़ा विवाद शुरू हुआ। और वो प्रपोजल मैंने ये दिया कि जुर्माना करने के बजाय उसे ये कहा जाए कि मकान मालिक इसको केवल 4 घंटे इससे काम लेगा और 8 घंटे का पूरा पैसा देगा और 4 घंटे उसको स्कूल भेज करके पढ़ाएगा। इसलिए वो बच्चा पढ़ भी जाएगा और काम भी करेगा और परिवार भी चलेगा। ये प्रपोजल मैंने यूपी गवर्नमेंट में दिया, वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर मैंने एक उसी के साथ में मैंने ये जोड़ा कि वो कहने लगे ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। हमने कहा हो जाएगा। और मैंने कहा इसके लिए आप श्रमिक थाने खोलिए, जैसे पुलिस के थाने होते हैं ऐसे श्रमिक थाने खोलिए। तो श्रमिक थाने खोल दे आप जिले लेवल पे या तहसील लेवल पे, तो जिस लेबर के साथ इस तरीके की घटना हो वो जाकर के अपना एक मुकदमा लिखाए, उस पर कार्रवाई हो। जो ना माने इस कानून को, तो सरकार इस पर भी नहीं मानने के लिए तैयार हुई, क्योंकि लोगों का शोषण ऐसे होता है कि जैसे आप जाएं, आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि निकलते होंगे कभी सुबह, तो जहाँ पर चौराहे हैं, तिराहे हैं, आपको बहुत आदमी खड़े मिलते होंगे लेबर के लिए। अब वो लेबर के लिए आप जरा इस बात पे गौर करो। मैं एक दिन अपने घर से निकला करीब 1 बजे, और मेरे घर के पास दुबग्गा के पास चौराहा पड़ता है, तो वहाँ एक आदमी मुझको रोक लिया। तो मैंने कहा बोलो क्या बात है। उसने कहा 20 रुपये मुझे दे देते आप, तो मैं घर वापस चला जाता। मैं आया था कि काम मिल जाएगा, काम नहीं मिला, और इसलिए जो है अब काम नहीं मिला तो वापस जाने का पैसा नहीं। मैंने उसको 20 के बजाय 50 रुपये दिए। मगर मैं सोचता रहा कि ये आदमी, मैं मिल गया तो मुझसे पैसा मांग लिया क्योंकि वो मेरे क्षेत्र का था, शायद किसी से मांग भी नहीं पाता। तो लोग जो काम करने आते हैं उनको काम तभी करने आते हैं क्योंकि जब उनके पास खाने का नहीं रहता। कुछ दिन का भी खाने का होगा तो नहीं वो करेंगे, खाने का रहेगा तो वो काम ढूंढने आते हैं कि हमको काम मिल जाए। अब ऐसी स्थिति में उन लोगों के जागरूकता के जो कानून बना हुआ है कि आपका लेबर का रजिस्ट्रेशन हो जाए, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बीमार हो गए तो आपको पैसा मिलेगा, आपकी लड़कियों की जैसे यूपी में है कि उनकी लड़कियों की शादी होगी तो 75,000 रुपये दिया जाएगा, इस तरह का है। मगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते। इसलिए नहीं करा पाते क्योंकि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं, और जानकारी कहाँ तक के दी जाएगी। ये काम अगर NGOs के द्वारा, CSR फंड अगर कंपनियों के द्वारा इस पर खर्च किया जाएगा तो मैं समझ रहा हूँ कि मानवता को हम सुरक्षित रखने का काम करेंगे और लोगों की ज़िंदगी भी बेहतर बनाने का काम करेंगे। इसलिए ये यूज होना चाहिए, अच्छी तरीके से यूज होना चाहिए। अब होता यह है कि कुछ लोग इसका बिजनेस करते हैं,
वही मात्र उनका कुछ लोगों का सहारा है। और वो नाम उसका बढ़िया बातें करना, बढ़िया बातें कहना, बढ़िया प्रपोजल देना, बढ़िया चीज़ें समझाना, और फिर अंत में उसका सही यूज नहीं हो पाता। जिन लोगों के पास ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचती। अगर इस तरह के कैंप लगाने करके किसी भी कंपनी के द्वारा, जैसे मान लिया कोई कंपनी अपना CSR फंड देना चाहती है, तो कह दे कि जहाँ लेबर के लोग मिलते हैं वहाँ पर हम कैंप लगाएंगे, और इस तरीके का उनको इतने दिन का कैंप लगा करके जन जागरण करेंगे, और सरकार के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन होता है उनके अधिकारियों को बुला करके वहाँ पर उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसमें यूज किया जाए, जैसे भी हमारी सरकार ने चलाया एक योजना, जीवन ज्योति बीमा की योजना चलाई। LIC का लिखा हुआ मैं इसलिए बोल रहा हूँ जीवन ज्योति बीमा चलाया। तो जीवन ज्योति बीमा में सरकार ने ये किया कि 18 साल से 50 साल की उम्र के लोगों को 330 रुपया साल में जमा करना है, और एक फंड एक उन्होंने चलाया ₹1 महीना वाला, 12 रुपये साल वाला बीमा सुरक्षा योजना। तो उसके लिए ये नहीं है, वो तो ₹1 जमा करने का है, लेकिन उस पर भी लोगों ने नहीं किया, बहुत से लोगों ने। लेकिन जीवन ज्योति बीमा में सरकार ने एक अलग से सुविधा दी, और वो सुविधा दी, जब मैं गाँव में चौपाल लगाने गया तो मैंने लेखपालों से पूछा वहाँ कि इस गांव में सरकार ने ये दिया कि जो लोग भूमिहीन हैं, गांव में रहते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनका 330 रुपया सरकार जमा करेगी, निःशुल्क जीवन ज्योति का बीमा होगा, उसका 1 पैसा नहीं पड़ेगा। अब देखिए कि वो लेखपाल से मैं पूछ रहा हूँ तो उसने बताया कि हाँ, हमने 50 या 25 नाम यहाँ पे हमने लिखे हैं, और उनका पैसा सरकार जमा कर रही, निःशुल्क बीमा है। मगर जिसका बीमा किया उनको नहीं बताया, और ना कोई लिस्ट चस्पा की, तो उनके साथ अगर कोई घटना हो भी जाती तो उसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। इन चीज़ों में, जागरण में ये पैसा खर्च हो, तो जब लोगों को पता हो जाएगा कि जैसे लोगों को पता है कि हम जहर पी लेंगे तो मर जाएंगे, ये पता है लोगों को, इसलिए जहर कोई नहीं पीता, जहर कोई नहीं खरीदता, और जहर की दुकानें नहीं है। लेकिन लोगों को पता है कि हम नशा पी लेंगे तो नशे में भले हो जाएंगे, इतनी जल्दी मरेंगे नहीं, तो नशे की दुकानें भी हैं और नशा पी भी रहे लोग। लेकिन नशे से मरने वाले लोगों की संख्या 10 लाख है प्रत्येक साल। जो आप नेट पे देख रहे हैं वो गलत रिपोर्टिंग है। 5 लाख से ज़्यादा लोगों के नशे में मरने, उससे कैंसर से जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और अपना स्टैंडर्ड समझते हैं, वो हम कहाँ, किस दुनिया में जी रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए, स्कूलों में चले जाइए, कॉलेजेस में चले जाइए। मैंने नशा मुक्ति अभियान छेड़ा अभी, तो कई टीचर्स आज के मुझसे बोले कि इंटरवल में लड़के और लड़कियां छत पे चढ़ जाते हैं, सिगरेट पीते हैं। और ये जो सिस्टम है, ये अपने देश को पूरी तरीके से बर्बाद करने की एक साजिश है। आप यहाँ पर बहुत इंटेलेक्चुअल लोग और बहुत अच्छे लोग बैठे हैं जो देश के निर्माण में बड़ा योगदान करने का काम करते हैं, लेकिन जरा गौर करो कि बगैर युद्ध लड़े हुए, बगैर बमबारी किए हुए, पाकिस्तान ने ड्रग सप्लाई करके, जहां पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जहां 25 से 35% लोग सेना में भर्ती होते थे, आज केवल 5% भर्ती हो पा रहे हैं। बाकी लोगों को बेकार कर दिया सिर्फ ड्रग्स भेज करके। ये पैसा अगर हमारा CSR का अगर कैंप लगा करके उन लोगों को संकल्प कराने में, जो बच्चे पैदा होते ही नशा नहीं करने लगते, लेकिन वो बच्चे जो 10 साल से ऊपर की उम्र के हैं, वो नशे की दुनिया में जो जा सकते हैं, उनसे अगर हम संकल्प कराते जाएं कि हम अपने जीवन में नशे का सेवन नहीं करेंगे, तो हम निश्चित तरीके से उनकी पीढ़ी को, उनकी जिंदगी को बचाने में अच्छा काम कर सकते हैं। इस CSR का यूज ऐसी जगह होना चाहिए। हम अपने देश की प्रतिभा बचाएं, लोगों की प्रतिभा को बचाएं, इसका काम करें। और इसलिए जो CSR फिर से मिलना चाहिए, निश्चित तरीके से मिलना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ। और ये आपकी जो यहाँ पर सेमिनार है, इस पे जो आपने किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा है कि मैंने भी एक संकल्प किया है, निर्णय लिया है कि
आज़ादी के जब 75 साल पूरे होंगे तो प्रधानमंत्री जी ने 75 हफ्ते पहले, सप्ताह पहले अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश में चलाया। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब 75 साल पूरे हो रहे होंगे तब हम देश में एक भी घर कच्चा नहीं रहेगा, जिनके पास आवास नहीं है उनको हम आज आवास दे देंगे। ये संकल्पबद्ध है कार्यक्रम। हम लोगों ने भी संकल्प किया है कि जब आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे होंगे तो इस देश के 75 लाख नई पीढ़ी के उन लड़कों को जो नशा नहीं करते हैं, नशा करना सीख सकते हैं, उनको संकल्प करा लेंगे कि वो अपने जीवन में कभी नशे का सेवन ना करें। ये हम लोगों ने संकल्प लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत